गाजा से लगातार 37 दिनों से विनाशकारी तस्वीरें सामने आ रही हैं, लेकिन अब यह युद्ध थमने की बजाय आगे बढ़ता जा रहा है, क्योंकि लेबनान मोर्चे पर किसी भी वक्त भीषण युद्ध छिड़ सकता है। और बड़ी खबरें हमारे पास हैं और उसी के आधार पर कहना गलत नहीं होगा कि बैरूत भी बनेगा गाजा। हिजबुल्लाह चीफ ने अपनी दूसरी रैली में अब बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। कहा है कि इजराइल नहीं माना तो हम उसे अपनी ताकत बता देंगे। आने वाले वक्त में लेबनान मोर्चे पर हमले और तेज होंगे। नसरल्लाह की इस धमकी पर इजराइल भड़क उठा है। आईडीएफ ने साफ कर दिया है कि एक गलती भी लेबनान को बारूद बना देगी। हमारी एयरफोर्स तैयार है, बैरूत को गाजा बना देंगे। इस बीच सऊदी से भी विध्वंसक ऐलान हुए हैं। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने अपील की है कि फिलिस्तीन को ज्यादा से ज्यादा हथियार मिलने चाहिए। और इसके साथ ही रईसी ने पूरे मुस्लिम वर्ल्ड को एक होने को भी कहा है। अब ऐसे में क्या गाजा की जंग मिडिल ईस्ट में महायुद्ध कराएगी? और वहीं युद्ध पर ईरान ने की है बड़ी अपील। ईरान ने कहा है कि फिलिस्तीनियों को हथियार दो, मुस्लिम देश फिलिस्तीन को हथियार दें और फिलिस्तीनियों के लिए हथियार जरूरी है। खबर यह भी है कि हिजबुल्लाह पर इजराइल भड़क गया है और आईडीएफ ने कहा है कि बैरूत को गाजा बना देंगे और गलती की कीमत लेबनान के लोग चुकाएंगे। हालांकि बैरूत से लोग भागते भी अब नजर आएंगे। तो सबसे बड़ी खबर यही है कि किस तरीके से अब आईडीएफ की तरफ से बड़े दावे किए जा रहे हैं और आईडीएफ का ये पूरा जवाब आपको बताएं उससे पहले देखिए किस तरीके से ये बयान सामने आया है कि बैरूत से लोग अब भागते नजर आएंगे और गलती की कीमत अब लेबनान के लोगों को चुकानी होगी, क्योंकि आईडीएफ ने कहा बैरूत को बना देंगे गाजा। तो आईडीएफ की तरफ से किए जा रहे इस ऐलान को देखते हुए एक्सपर्ट्स के साथ चर्चा भी करेंगे, लेकिन उससे पहले लगातार लेबनान बॉर्डर से आ रही ये तस्वीरें बड़ा संकेत देती आई हैं, जिस आधार पर कहना गलत नहीं था कि ये जंग और ज्यादा विध्वंसक होती नजर आ रही है। और लेबनान बॉर्डर पर जारी भीषण जंग की तस्वीरें हमारे सहयोगियों ने हम तक पहुंचाई और अब आ रहा ये बयान भी बहुत बड़ा संकेत है। तो आईडीएफ ने कहा है कि हिजबुल्लाह की एक गलती पूरे लेबनान पर भारी पड़ेगी, लेबनान तबाह हो जाएगा। और इससे जुड़ी इंफॉर्मेशन आपको दे दे, कहा यह गया है बैरूत को गाजा बना देंगे, हिजबुल्लाह की गलती, लेबनान तबाह हो जाएगा। यह बड़ा बयान दिया गया है और साथ ही साथ कहा गया है कि हमारे फाइटर तैयार है, फाइटर का मुंह लेबनान की तरफ है। हालांकि एयरफोर्स तैयार है, यह बात कही गई, फाइटर का मुंह लेबनान की तरफ है, यह भी कहा गया। लेकिन गाजा में हमारा काम अभी बाकी है, यह बात दोहराई गई है। लेकिन दूसरे फ्रंट पर भी एयरफोर्स पूरी तरीके से सक्षम है, इसीलिए दावा यह कि कॉकपिट में पायलट्स रेडी टू अटैक मोड पर है। अभी गाजा में हमने एयरफोर्स की सिर्फ 10% ताकत का ही प्रदर्शन किया है और हिजबुल्लाह को कोई गलतफहमी अब आगे हमारी तैयारी को देखते हुए नहीं होनी चाहिए। इस बीच चर्चा की शुरुआत करते हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड अश्विनी श्रीवास्तव रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर इस वक्त हमारे साथ हैं और कर्नल रिटायर्ड यूएस राठौड़ सर रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ हैं। श्रीवास्तव सर, ये तैयारी एक बड़ा संकेत है। तैयारी के साथ साथ जारी किए जा रहे वीडियो भी वहां के हालात बयां कर रहे हैं कि किस तरीके से लेबनान का ये फ्रंट भी और विध्वंसक हो चुका है। हाँ बिल्कुल, देखो सुरभि, इसमें कोई शक नहीं है कि इजराइल जिस प्रकार से उसने अपने मिलिट्री ऑब्जेक्टिव बनाए थे दो, कि एक तो हमास को बिल्कुल बर्बाद करना और हॉस्टेजेस को छुड़ाना। जब तक बात आती है बर्बाद करना, हमास को 70 से 80% के करीब ऐसा लगता है मिलिट्री कैपेबिलिटी हमास की ख़त्म हो गई है। मगर इसके साथ साथ जो हिजबुल्लाह है, जो कि लेबनान है, साउथ लेबनान में, वो अभी सक्रिय होता जा रहा है। और इजराइल चाहता है कि पहले हमास से निपटा जाए और फिर किसी तरीके से हिजबुल्लाह को भी ख़त्म किया जाए, क्योंकि हिजबुल्लाह एक ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है हमास से भी। अगर आप देखें, हिजबुल्लाह एक सियाट ग्रुप है, जैसे यूती है, इनको भी ईरान ने ही ट्रेंड किया है। इसके पास हथियार ज़्यादा हैं और इसके पास कम से कम जो मिसाइलें, रॉकेट्स हैं, वो 1.5 लाख के करीब हैं। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में इजराइल और हिजबुल्लाह का भी आमना सामना होगा और हिजबुल्लाह को बिल्कुल बर्बाद कर देगा इजराइल, इसमें कोई शक नहीं। और लेबनान को इसका एक प्रकार से कॉस्ट उठानी पड़ेगी। अब जो लड़ाई चल रही है जिस प्रकार से, वो लगता है कुछ एक दिनों में ही जो हमास को बिल्कुल ख़त्म कर देगा इजराइल। और इजराइल नहीं चाहता सिविलियन
कि कोई एक प्रकार से कैजुअलिटी हो। लेकिन सर आपने हिजबुल्लाह का जिक्र किया, हिजबुल्लाह के बयानों से तो यही समझ में आता है कि वो दिन दूर नहीं है जब इस जंग में हिजबुल्लाह की भी सीधी एंट्री हो जाएगी। अब आगे बढ़ते और आपको बताते हैं कि इजरायल की इस चेतावनी का आखिर मतलब क्या है और इससे क्या संकेत मिल रहे हैं। बिग वॉल पर सारी डिटेल्स आपके सामने रखेंगे पॉइंट वाइज। देखिए, सबसे पहले लेबनान के नाम पर पूरे मिडिल ईस्ट को एक कड़ा मैसेज दिया गया है, संदेश दिया गया है। संदेश क्या है कि भीषण विध्वंस की तरफ बढ़ रहा है मिडिल ईस्ट। हालांकि लेबनान सीमा से युद्ध का आगे बढ़ना तय क्यों माना जा रहा है, उसी की तस्वीरें और उसी आधार पर हम एक्सपर्ट्स के साथ चर्चा भी कर रहे थे, क्योंकि इजरायल की तैयारी अब गाजा तक सीमित नहीं रहेगी, ये एक बड़ा संकेत मिल चुका है। और अमेरिकी तैनाती सिर्फ सांकेतिक नहीं है, यानी कि अमेरिका ये जान गया है कि कभी भी उसे युद्ध में आना पड़ सकता है। इसीलिए आपने देखा होगा जगह जगह अमेरिका बहुत अलर्ट हो गया है, मिडिल ईस्ट में भी उसकी तैनाती नजर आ रही है। इस बीच इजरायल को हिजबुल्लाह की धमकी को लेकर बड़ी खबर ये सामने आई कि इजरायली लगातार गलती कर रहे हैं और अपनी दूसरी रैली में हिजबुल्लाह चीफ की तरफ से इसको लेकर ये बड़ा बयान दिया गया कि आईडीएफ नहीं रुकी तो जंग भीषण होगी, इजरायल को बर्बाद कर दिया जाएगा। तो इजरायल की बर्बादी को लेकर आईडीएफ और हिजबुल्लाह की तरफ से आईडीएफ को लेकर दिया गया ये बयान, क्योंकि आईडीएफ अगर नहीं रुका तो जंग और भीषण हो जाएगी, इजरायल को बर्बाद कर दिया जाएगा। ये ऐलान नसरल्लाह की तरफ से किया गया है। अब नसरल्लाह के इस ऐलान में और क्या क्या बड़ी बातें कही गई हैं, नसरल्लाह के इस ऐलान का मतलब क्या है, इस बारे में चर्चा करने से पहले और डिटेल आपके सामने। तो नसरुल्लाह का ऐलान क्या है कि युद्ध में आएगा लेबनान। अब इससे जुड़ी इंफॉर्मेशन क्या कहती है, देखिए, नए हथियारों से हमले किए जा रहे हैं, इजरायल में नए टारगेट पर हमले हो रहे हैं। पहली बार बताया जा रहा है कि बुरकान मिसाइलें दागी गई हैं और पहली बार अटैक हुआ है, ड्रोन का भी इस्तेमाल किया गया है। तो इस तरीके से नसरुल्लाह इस वक्त एक्टिव नजर आ रहा है, लेबनान फ्रंट एक्टिव रहेगा और किसी भी वक्त भीषण युद्ध की शुरुआत हो जाएगी। तो ये है इस वक्त हमास का पूरा प्लान और हिजबुल्लाह भी अब उसके साथ मिलकर के युद्ध लड़ सकता है। हिजबुल्लाह की रणनीति क्या है, इसको जानने के लिए इंफॉर्मेशन वॉल का रुख करते हुए ये समझना और जानना जरूरी है कि कैसे ईरान के इशारे पर लेबनान फ्रंट अब एक्टिव होता हुआ नजर आ रहा है और इसको एक्टिव रखने की बात भी कही जा रही है, क्योंकि इजरायल को एक साथ दो फ्रंट पर उलझाने के तहत ये रणनीति अपनाई जा रही है और इजरायल में हथियारों का संकट पैदा करना भी इसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि तनातनी बढ़ाकर अमेरिका को प्रेशर में रखने की प्लानिंग है, दबाव में रखने की एक रणनीति है और खतरे की वजह से जो पश्चिमी देश हैं वो इजरायल पर दबाव डालेंगे। साथ ही गाजा में अत्याचार के नाम पर मुस्लिम देशों को एक करना भी एक बड़ा मकसद समझ में आ रहा है। तो हिजबुल्लाह की ये रणनीति है और कहा जा रहा है कुल मिलाकर के ये पता है, चाहे हमास हो या हिजबुल्लाह या फिर जो अरब के देश है, कि बिना अमेरिका की मदद के इजरायल इतना मजबूत नहीं हो सकता है। हमारे साथ खास मेहमान में जुड़े हुए कर्नल राठौड़, जो ये रणनीति हिजबुल्लाह की नजर आ रही है मुस्लिम देशों को एकजुट करने की इजरायल के खिलाफ और अमेरिका के खिलाफ, क्या ये कामयाब हो पाएगी? देखिए अंजलि, हिजबुल्लाह की रणनीति मुस्लिम देशों को एकजुट करने की अगर है तो वो गलत है। हिजबुल्लाह का काम था ग्राउंड पर अटैक करना। अगर ये 36 दिनों में हिजबुल्लाह ने हमास का साथ नहीं दिया तो एक तरीके से इजराइल के लिए, इजराइल के ऊपर एक तरीके का एहसान किया। इजराइल को पूरा टाइम मिल गया कि वो गजा पट्टी में घुसे, हमास का खात्मा करे, उसको वीक करे। और अभी तक भी हिजबुल्लाह ने कोई सीरियस अटैक नॉर्दर्न फ्रंट से नहीं किए हैं। छिटपुट क्रॉस बॉर्डर हुआ है, छिटपुट मिसाइल्स मारे हैं, रॉकेट्स मारे हैं, लेकिन हिजबुल्लाह एक पोटेंट फोर्स है। उसके पास उसने एंटी शिप मिसाइल दिखाए हैं, बुरकान मिसाइल दिखाए हैं, बाकी चीज़ें भी हैं, लेकिन वो नसरुल्लाह के दो बयानों के बाद भी अभी तक वो जंग में नहीं उतरा है। तो वो क्यों नहीं उतरा है ये समझ में नहीं आ रहा है। अब अगर हमास से एक बार इजराइल निपट लेगा तो उसके बाद अगर हिजबुल्लाह आता है मैदान में तो इजराइल के लिए आसान काम होगा। और बात लेबनान की एयरफोर्स की करते हैं या नेवी की करते हैं, वो इजराइल के सामने कहीं नहीं खड़ी होती है। लेकिन 2006 में हिजबुल्लाह और इजराइल की लड़ाई हुई थी, 36 दिन कोई लड़ाई चली थी, बेनतीजा छूटी थी। सर, लेकिन आज के इस हालात में इजराइल का ये घेराव, इजराइल को उलझाना और अमेरिका पर इनडायरेक्टली दबाव बनाना, क्या यही एक सबसे बड़ी रणनीति अभी नहीं अपनाई जा रही? और नेतन्याहू के ऐलान को लेकर बड़ी खबर यह है कि एक बार फिर दोहरा दिया गया है कि जंग नहीं रुकेगी। इजराइल पर सीज फायर की अपील बेअसर है और दबाव के बावजूद जंग रोकने का कोई प्लान नहीं है।
तो ऐलान में अब क्या कहा गया है, क्योंकि हमास को लेकर महत्वपूर्ण बातें अभी इस फिलहाल बयान में क्या सामने आ रही है उसके तहत जानकारी, क्योंकि ईरान से फंडिंग, हथियार, ट्रेनिंग और अगली स्लाइड पर आइए जिसके तहत यह जानना जरूरी है कि इसमें और क्या बड़ी बातें कही गई हैं। ईरान से फंडिंग, हथियार, ट्रेनिंग, सुन्नी संगठन होने से धार्मिक लिंक इसमें नहीं है। ईरान के लिए उत्तरदायी नहीं बल्कि तुर्की, कतर से भी मदद की बातें इसमें कही गई हैं। हालांकि हिजबुल्लाह की तरफ से अंजलि क्या कहा गया यह जानना भी जरूरी है। तो ईरान के दो हाथ हैं, हमास और हिजबुल्लाह। हिजबुल्लाह ने कहा है कि पूरी तरह ईरान नियंत्रित संगठन है, ये बयान दिया गया, और ईरानी मॉडल पर बना शिया संगठन। तो देखिए, ईरान के ये दो हाथ हैं जो कि मजबूती के साथ इजराइल के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। हालांकि हिजबुल्लाह और हमास की यहां पर बात इसलिए की जा रही है क्योंकि ये इजराइल के दो दुश्मन हैं और इनमें जो फर्क है उस लिहाज से इस बात को समझिए। जहां हमास की बात करते हैं तो सुन्नी संगठन होने से धार्मिक लिंक तो नहीं है, लेकिन हिजबुल्लाह की बात करें तो ईरानी मॉडल पर बना ये शिया संगठन है। जानकारियां ऐसी सामने आ रही है, हमास की बात करें तो ईरान के लिए ये उत्तरदायी नहीं है, लेकिन हिजबुल्लाह ईरान की सरपरस्ती में ही ऑपरेशन चलाता है। एक और इंफॉर्मेशन ये कि हमास तुर्की, कतर से भी मदद लेता रहता है, लेकिन हिजबुल्लाह सिर्फ ईरान और लेबनान से मदद लेता है। मुख्य रूप से ईरान और लेबनान की भूमिका हिजबुल्लाह में नजर आती है। हालांकि महत्वपूर्ण यह भी है कि हमास अपने फैसले लेने के लिए जिस तरीके से पूरी तरीके से आजाद है, इजराइल का घेराव करने को देखते हुए उसने बड़े ऐलान कर दिए हैं। और जहां बात हिजबुल्लाह की होती है तो एक्सपर्ट्स के साथ हम ये बार बार चर्चा करते हैं कि ईरान बैक्ड सपोर्ट यानी ईरानी रणनीति से ही हिजबुल्लाह लगातार और ज्यादा एग्रेसिव होते हुए एक्शन लेता हुआ नजर आया है। एक और जानकारी है, हमास पहले सीरिया में ईरान के खिलाफ था और हिजबुल्लाह ईरान के कहने पर ही एक्शन में आया है इजराइल के खिलाफ। पहले सीरिया में ईरान के खिलाफ था हमास और हिजबुल्लाह ईरान के कहने पर ही एक्शन में आया है, और ये दोनों ही मिलकर के अब इजराइल के नाक में दम कर रहे हैं। हालांकि सीरिया इजराइल में भी सीधी टक्कर को लेकर खबरें आ रही हैं, जहां आईडीएफ ने सीरिया में एयर स्ट्राइक की है और इस बीच खबर यह है कि गोलान हाइट्स के पास जोरदार हमला हुआ। एक और तस्वीर आपके सामने, क्योंकि जगह जगह ठिकानों को कैसे तबाह किया जा रहा है तस्वीरों के जरिए साफ हो चुका है। इस बीच आईडीएफ की तरफ से कहा गया कि आतंकी ठिकाने ध्वस्त कर दिए गए हैं। श्रीवास्तव, ये जो हमास और इजराइल को देखते हुए बड़ी बातें हम इनकी रणनीति को देखते हुए रख रहे थे, वहीं एक और सीरिया के फ्रंट पर जिस तरीके से आईडीएफ की तरफ से दावे किए जा रहे हैं कि आतंकी ठिकानों को तबाह किया जा रहा है, ये साफ हो चुका है। चाहे सीरिया हो, हिजबुल्लाह, लेबनान फ्रंट हो या हमास, आईडीएफ भी अब बड़े दावे के साथ तस्वीरें जारी कर वो दबाव बना रहा है कि सब कुछ हमारे टारगेट पे तहस नहस हो गया। हाँ बिल्कुल, देखो एक बात सुरभि माननी पड़ेगी कि इस लड़ाई के अंदर साइकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन वारफेयर का भी बहुत बोलबाला है और इजराइल उसको प्रभूति तरीके से उसको एक प्रकार यूटिलाइज कर रहा है। अगर आप देखें जो लड़ाई है बिल्कुल उसी हिसाब से चल रही है जिस प्रकार से इजराइल ने सोचा था। इजराइल हमास को ख़त्म करने के लिए बिल्कुल एक प्रकार से मन बना रखा है, 80% उसने डिस्ट्रॉय कर दिया है। और अभी जिस प्रकार से उसने ये भी कहा है कि सीज फायर नहीं होगा जब तक हमास ख़त्म नहीं हो जाए और हॉस्टेजेस वापस नहीं दी जाए। ये बात समझनी चाहिए कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जबकि अमेरिका प्रेशर डाल है। अमेरिका बार बार कह रहा है कि एक प्रकार ह्यूमैनिटेरियन पोज दो, शायद उसकी बात मानी जाए, मगर ये सच्चाई है कि इसमें एक टर्निंग इफेक्ट हुआ है मिडिल ईस्ट में। अब जो हिजबुल्लाह की बात हो रही है, मुझे लगता है हिजबुल्लाह ईरान की वेट कर रहा है, अगर उससे जब भी उसको ऑर्डर मिलेगा तो वो जंप मारेगा इस लड़ाई में। अभी तक उसने एक प्रकार से नहीं मारा और वो इजराइल के लिए कहीं ना कहीं फायदा है, पर इजराइल के ओवरऑल प्लानिंग में हिजबुल्लाह को ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। अगर हमास आज प्रॉब्लम डाल सकता है, कल को हिजबुल्लाह भी डाल सकता है, और हिजबुल्लाह जो है ईरान की प्रॉक्सी है और उसके पास ज़्यादा हथियार है और ज़्यादा पावरफुल है। और इसी प्रकार से जो सारा ताना बाना बन रहा है वो लग रहा है कि मुस्लिम वर्ल्ड भी डिवाइडेड है। मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर दो फाक में आ गया है, कहीं ना कहीं ईरान, टर्की है, कहीं कहीं सऊदी अरेबिया। हम लोग कहते आ रहे हैं, जो एक्सपर्ट्स है शुरुआत से ही कहते आ रहे हैं कि अगर इजराइल के खिलाफ मुस्लिम देशों को लड़ाई लड़नी है तो एकजुटता बहुत जरूरी है, और वो एकजुटता नहीं देखने को मिलती। और इजराइल के पीएम ऑफिस से भी बड़ा बयान सामने आया, जहां हमास आईएसआईएस से जंग में एक ही लक्ष्य की बात कही जा रही है और सिर्फ जीत ही आखिरी लक्ष्य है। इजरायली पीएमओ की तरफ से यह बयान, पूरी ताकत से ये जंग आगे बढ़ रही है और जंग आगे बढ़ती जा रही है। उसके तहत न सिर्फ तस्वीरें जारी कर दी गई हैं बल्कि यह भी कह दिया गया कि हमास और आईएसआईएस से जंग में एक ही लक्ष्य है, सिर्फ जीत ही आखिरी लक्ष्य।
और देखते हैं कि इजरायली पीएमओ की तरफ से और क्या बड़ी बातें हालात के बीच में कही गई हैं, क्योंकि ये साफ है कि जीत से कम इजरायल को कुछ भी मंजूर नहीं है। इसलिए दोहरा दिया गया कि जीत ही हमारा एकमात्र लक्ष्य है, जीत का कोई विकल्प नहीं है। हमास का खात्मा करके रहेंगे, यह भी प्रण लिया गया है। बंधकों को वापस लाएंगे, गाजा सिटी को घेर लिया गया और कामयाबी अब बहुत करीब है। यह सोर्स है इजरायली पीएमओ का और कहा गया है कि हमास का जल्दी खात्मा होगा और हमास के पास जो बंधक हैं उन बंधकों को भी जल्दी ही छुड़ाया जाएगा। इस बीच एक और अहम जानकारी, उत्तरी गाजा में हिजबुल्लाह का ड्रोन अटैक, आईडीएफ के ठिकानों पर ड्रोन से बम गिराए गए। रामोत नफ्ताली में भी ड्रोन से हमला हुआ है। वहीं हिजबुल्लाह ने जारी किया है हमले का वीडियो। अब जब नसरल्लाह बार बार फिलिस्तीन का भी जिक्र कर रहा है और हमास की कमर टूट चुकी है, तो सवाल तो यह है कि युद्ध की अगुवाई करेगा कौन? क्या अब इजराइल वर्सेस हिजबुल्लाह होगा? यही सबसे बड़ा सवाल। और अगर ऐसा हुआ तो जीतेगा कौन? दोनों की ताकत को देखते हुए ये फैक्ट्स आपके सामने, क्योंकि इजराइल के पास कुल 6,46,000 सैनिक हैं, जबकि हमास और हिजबुल्लाह के पास मिलाकर बात करें तो 2,55,000 के ये लड़ाके आंकड़े सामने आते हैं, यानी इजराइल से बहुत कम। इजराइल की बात करें तो इजराइल के पास 4,65,000 की रिजर्व फोर्स है, जबकि हमास और हिजबुल्लाह के पास रिजर्व फोर्स है ही नहीं। वहीं टैंक की बात करें तो इजराइल के पास कुल 2,200 की संख्या में टैंक हैं, जबकि हमास और हिजबुल्लाह के पास मिलाकर 757 है, यानी कि 1/3 के करीब। हालांकि इजराइल के पास 509 इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स हैं, जबकि इन दोनों के पास मात्र 203 इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स हैं, और इजराइल के पास 526 लैंडमाइन रोधी टैंक, जबकि हमास और हिजबुल्लाह के पास 201। हालांकि स्वचालित तोपों की बात भी यहां करनी जरूरी है, क्योंकि इजराइल के पास 650 है, हमास और हिजबुल्लाह के पास 135। इजराइल के पास 601 एयरक्राफ्ट है, वहीं हमास और हिजबुल्लाह के पास मिलाकर 85 एयरक्राफ्ट ही हैं। कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की बात करें तो इजराइल के पास 320 है, जबकि हमास और हिजबुल्लाह के पास सिर्फ 9 है। वहीं इजराइल के पास 241 लड़ाकू विमान है और इन दोनों के पास मिलाकर एक भी नहीं है। इजराइल के पास 135 हेलीकॉप्टर भी हैं, जबकि हमास और हिजबुल्लाह के पास 70। मानव रहित ड्रोन्स की भी बात करना जरूरी है, क्योंकि युद्ध क्षेत्र में जिस तरीके से ड्रोन्स का इस्तेमाल हो रहा है, इजराइल के पास 1000 इसकी संख्या है और 1000 से ज्यादा अनमैन्ड ड्रोन, जबकि हमास और हिजबुल्लाह के पास सिर्फ 62। इजराइल की सेना के पास 45 टूही पोत हैं, जबकि इस्माइल हानिया और हसन नसरल्लाह के पास लड़ाकों के पास 22 हैं। यानी ताकत के मामले में हमास और हिजबुल्लाह दोनों मिलकर भी इजराइल के सामने कहीं भी नहीं ठहरते हैं। वैसे हमास तो अब खत्म होने की कगार पर है, ऐसे में हिजबुल्लाह को अकेले या फिर ईरान की मदद से ही युद्ध लड़ना होगा। राठौर सर हमारे साथ है। राठौर सर, हमास और हिजबुल्लाह मिलकर के इजराइल के खिलाफ लड़ेंगे और मदद करेगा ईरान, लेकिन ताकत की बात हम कर रहे थे। कंपैरिजन अगर हम देख ले तो इजराइल के सामने तो कहीं नहीं टिकता है ताकत के मामले में हमास और हिजबुल्लाह दोनों मिलकर भी। देखिए अंजलि, यहाँ पर जो है आपने हमास और हिजबुल्लाह की ताकत दिखाई, अधिकतर इसमें हिजबुल्लाह की ताकत थी। एयर फोर्स ना के बराबर है, जैसे हवा में उड़ेगी वैसे ही गिराई जाएगी, वो कहीं नहीं खड़ी हो सकती। अब दूसरी बात जो थी कि हिजबुल्लाह को जिस दिन उतरना चाहिए था इजराइल के खिलाफ, वो थी 7 अक्टूबर या 8 अक्टूबर। अब उन्होंने 36 दिन का वक्फा दे दिया इजराइल को। अब हिजबुल्लाह के पास वो इनिशिएटिव चला गया है। अब अगर वो हिजबुल्लाह मैदान में आता है तो वो अकेले इजराइल उससे अब निपट सकता है, और उसके साथ जो इस भूमध्य सागर में अमेरिका का बेड़ा खड़ा है, उससे उसे पता है कि जैसे वो उतरेगा तो लेबनान के अंदर में क्या तबाही मचेगी, उनको खुद मालूम है। और ईरान की लैंड रूट से सप्लाई हो सकती है, हिजबुल्लाह सीरिया का भी फ्रंट खोल सकता है, लेकिन उसके बाद भी 2-2 बार नसरुल्लाह के बयानों के बाद अभी तक वो जंग में नहीं उतरा है। इसके मतलब वो जानता है कि इस जंग में उतरना सेल्फ डिस्ट्रक्शन को इनवाइट करना है। बिल्कुल, हिजबुल्लाह और हमास दोनों को ही ये पता है कि ताकत के मामले में इजराइल के आगे कहीं नहीं टिकता है, वो इसलिए सोच समझ करके ही आगे कदम बढ़ाएगा। एक और अहम खबर है, गाजा में हमास लड़ाकों ने लगाई बारूदी सुरंग, इजरायली सेना ने लैंडमाइन को तबाह किया, मशीन से बारूदी सुरंगों को तबाह किया गया है। और गाजा पर अमेरिका इजराइल में मतभेद को लेकर भी बड़ी खबरें सामने आई हैं, जहां गाजा के फ्यूचर प्लान पर एक मत नहीं है और अमेरिका का प्रस्ताव था फिलिस्तीनी सरकार होगी। नेतन्याहू की तरफ से कहा गया गाजा पर आईडीएफ का नियंत्रण रहेगा।
और इस प्लान को समझते हुए युद्ध के बाद आखिर गाजा होगा कैसे, ये एक बड़ा सवाल है। इस पर नेतन्याहू ने अपना प्लान जो साझा किया है उसके आधार पर जानकारी, क्योंकि नेतन्याहू ने कहा युद्ध के बाद गाजा पर आईडीएफ का फुल सिक्योरिटी कंट्रोल रहेगा और आईडीएफ को पूरे अधिकार भी होंगे। ऐसा गाजा बनाएंगे जहां हमास का कोई अस्तित्व ही नहीं होगा, जहां कोई आतंकी ठिकाना नहीं होगा। बच्चों को इजराइल से नफरत का पाठ नहीं पढ़ाया जाएगा। फिर कभी कोई हमास इजराइल पर हमले की हिम्मत नहीं करेगा। ये बड़ी बातें उस प्लान के आधार पर जिसके देखते हुए नेतन्याहू के ये साफ तौर पर जानकारी और बयान के आधार पर कही गई बात कि गाजा पर कैसे होगा इजराइल का कंट्रोल। और अब आपको समझाते हैं कि आखिर अमेरिका इजराइल के बीच कैसे मतभेद खड़े हुए हैं। अमेरिका से जुड़ी जो जानकारी सामने आ रही है वो आपको जल्दी से बिग बॉल पर हम देते। देखिए, अमेरिका और इजराइल दोनों जगहों की बात अगर आपको बताएं तो इधर अमेरिका में गाजा वेस्ट बैंक में एक सरकार है और अगर इधर इजराइल की बात करते हैं तो गाजा में आईडीएफ का पूरा नियंत्रण रहेगा। आगे रुख क्या है? अमेरिका मौजूदा फिलिस्तीन सरकार का शासन रहेगा, तो इजराइल कह रहा है कि फिलिस्तीन सरकार का कोई रोल नहीं होगा। यह क्लियर कर दिया गया है। अमेरिका कहता है कि सुरक्षा की जिम्मेदारी भी फिलिस्तीन सरकार की होगी। इजराइल कह रहा है सुरक्षा का जिम्मा आईडीएफ यानी कि इजराइल डिफेंस फोर्स संभालेगी। अमेरिका कह रहा है कई पड़ोसी देशों का सहयोग लिया जा सकता है, लेकिन इजराइल का रुख है आतंक को पनपने का हम मौका नहीं देंगे और यहां पर हमास की बात हो रही है। अमेरिका कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों की भूमिका हो सकती है। इजराइल का कहना है कि कोने कोने तक आईडीएफ की नजर रहेगी। इजराइल पूरे कंट्रोल में लेना चाहता है गाजा को भी, और साथ ही साथ कहा जा रहा है कि जिस तरीके से ये पूरा वॉर चल रहा है उसमें सिवाद सर इजराइल का रुख बिल्कुल क्लियर है। भले ही कितना भी प्रेशर इजराइल पर बनाया जाए, लेकिन इजराइल ये कह रहा है कि जब तक हम हमास को पूरी तरीके से खत्म नहीं करेंगे सीज फायर का तो सवाल ही नहीं उठता है। लेकिन अमेरिका का क्या रोल देखते हैं आप, जहां इजराइल को वो समझाने की कोशिश कर रहा है लेकिन इजराइल अमेरिका की बात नहीं मान रहा है? हाँ बिल्कुल, देखो अंजलि, इसमें आपको ये देखना पड़ेगा, अमेरिका बार बार ये कह रहा है कि इजराइल हमास को ख़त्म करने के बाद गाजा पट्टी से निकलना चाहिए और वहाँ पर जो पैलेस्टीन एडमिनिस्ट्रेशन है उसको कहीं ना कहीं रोल देना चाहिए, क्योंकि वो गलती ऐसी ना करे जो 9/11 के बाद अमेरिका ने की थी, जो अफ़गानिस्तान में चला गया था और फिर वहाँ पर एक प्रकार से काफ़ी नुकसान हुआ और फिर अंत में आना पड़ा। मगर जो इजराइल का एक प्रकार सोच है वो कहता है कि हमास को ख़त्म करने के बाद गाजा पट्टी पे जो सुरक्षा की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो इजराइल की होगी। इजराइल इतनी जल्दी से वहाँ से निकलेगा नहीं। अगर हमास अभी कर सकता है 2006 के बाद 17 साल में, तो फिर दोबारा हमास वहाँ से कुछ कर सकता है। इसलिए इजराइल कोई चांस नहीं लेना चाहता। इजराइल सिक्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी गाजा की अपने ऊपर रखेगा। तो ये कहीं ना कहीं एक प्रकार से मतभेद है, क्योंकि अमेरिका को पूरे जो मिडल ईस्ट में हर एक को लेके साथ चलना है। उसको पता है कि मुस्लिम वर्ल्ड जो चाहता है उसको भी बनाना है और इजराइल का पक्ष है उसको भी लेना है। मगर इजराइल अपना फोकस है मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से। उसको लगता है अगर हमने गाजा पट्टी को दोबारा छोड़ दिया तो 7 अक्टूबर जैसी घटना फिर हो सकती है। इसलिए वो सिक्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी रखना चाहता है और गाजा पट्टी पे अपना इन्फ्लुएंस रखना चाहता है। तो ये जो मतभेद है, मुझे लगता है आने वाले समय में कोई ना कोई इसका रिजोल्यूशन हो जाएगा। अमेरिका ये भी दिखाना चाहता है पूरे वर्ल्ड को वो एक पीस मेकर है, वो आंख मीच के इजराइल के साथ नहीं है, वो मुस्लिम वर्ल्ड को भी एक प्रकार पैसिफाई करना चाहता है। इजराइल अपने स्टैंड को लेकर बिल्कुल क्लियर है सर। और वहीं बंधकों पर कतर का बयान सामने आया है। बंधकों पर स्थिति साफ नहीं है, बातचीत सकारात्मक है लेकिन कुछ साफ नहीं हुआ है। हमास की कैद में इस वक्त 240 बंधक हैं। राठौर सर, बंधकों की स्थिति साफ नहीं है, ये जाहिर सी बात है। हम चर्चा भी कर रहे थे कि इस तरीके के बयान तो सामने आने ही एक्सपेक्टेड है, लेकिन बंधकों को देखते हुए छुड़ाना जो प्राथमिकता है, जाहिर सी बात है इसको देखते हुए अमेरिका के दबाव बनाने का भी इजराइल पर कोई असर नहीं दिख रहा। देखिए, बंधकों के बारे में जो अभी बात साफ है कि जो कतर के साथ बातें चल रही हैं उसमें 3 प्रायोरिटीज हैं। एक प्रायोरिटी तो ये है फॉरेन होस्टेजेस जो हैं, जो कि इस लड़ाई का पार्ट नहीं है, वो कहते हैं आप उनको छोड़ दीजिए। दूसरा है इजरायली सिविलियंस, वो भी लड़ाई का पार्ट नहीं है, कहते हैं आप उनको छोड़ दीजिए। फिर बचते हैं इजरायली
डिफेंस फोर्सेस के लोग। तो बंधकों के इस पे स्पेक्ट्रम ये है। अभी इसके अंदर ये आता है कि बंधक हैं कहाँ। राइट। बंधक इसमें कुछ इस्लामिक जिहाद के पास हैं, कुछ हमास के पास हैं, और कुछ जो हैं अलग अलग छिपाए गए हैं। और जिस तरीके से हमास के कमांड कंट्रोल को ध्वस्त किया गया है, तो मुझे ज़्यादा आश्चर्य नहीं होगा कि बंधकों के बारे में किसी को, एक सेंट्रल अथॉरिटी को जो आदेश देना था कि उनको छोड़ा जाए या उनको एक जगह लाया जाए, उसकी भी एक समस्या आएगी। बिल्कुल। तो उस वजह से बंधकों के बीच में एक अभी कंफ्यूजन चल रहा है। लेकिन जिस तरीके से शुरुआत में हमास कह रहा था कि हम मार देंगे, फांसी लटका देंगे, इतने मर गए, वो बयान आने बंद हो गए। तो हमास भी कह रहा है कि किसी तरीके से सीजफायर करो तो हम बंधक छोड़ें। वो दिखता है कि हम बंधकों को छोड़ के कुछ सीजफायर बाई करना चाहता है। बिल्कुल। तो ये इसमें हम एक चीज देखते हैं कि इस पूरी लड़ाई में निगोशिएशन बड़ी स्ट्रांगली किया गया है। नेगोशिएशंस क्योंकि कतर अगर करता है तो वो मिडिल ईस्ट में जिस तरीके की इंपॉर्टेंस होल्ड करता है, एक उम्मीद अभी भी है कि कहीं ना कहीं किसी तरीके से बार्गेनिंग हो या नेगोशिएशंस हो और बंधकों की रिहाई संभव हो सके। लेकिन उत्तरी गाजा पट्टी में भीषण जंग जिस तरीके से जारी है, आईडीएफ से अल कसम मुजाहिदीन की जंग को लेकर ये नई तस्वीरें सामने आई, क्योंकि अल कसम मुजाहिदीन ने इसका वीडियो भी जारी किया है। आईडीएफ के कई ठिकानों को तबाह करने का वीडियो के आधार पर दावा किया जा रहा है। और अगली अहम खबर हमास के अहम ठिकानों तक पहुंची आईडीएफ। गाजा के अंदर कई ठिकानों को घेरा गया, रात में कई जगह मुठभेड़ भी हुई है। और गाजा में भयावह होते हालात की एक और तस्वीर। अस्पतालों में बिजली नहीं है, आईसीयू में बिजली सप्लाई ठप है, बच्चों के वार्ड में बिजली नहीं है, और जाहिर सी बात है बिजली ना होने के चलते लोगों के इलाज में हो रही दिक्कत की एक तस्वीर। और साथ ही देखिए कैसे टॉर्च या मोबाइल लाइट के आधार पर लोगों का किया जा रहा है इलाज। सिवात सर, ये ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स की जब जब बात होती है तो दुनिया के सामने ये तस्वीरें जारी कर ये बता दिया जाता है कि ऐसी भयावह स्थिति जिसमें ना सिर्फ महिलाएं बल्कि बच्चे सबसे ज़्यादा चपेट में आए। और यही वजह रही कि आज हम कह रहे हैं कि आईडीएफ को भी ये बयान देना पड़ा कि हम हॉस्पिटल्स पर टारगेट नहीं करेंगे। वहीं वही हॉस्पिटल, वो जगह जहाँ पर ज़्यादातर हमास ने अपने ठिकाने बना रखे थे। हाँ बिल्कुल, देखो सच्चाई है कि इजराइल नहीं चाहता एक प्रकार पहले तो कोलेटरल डैमेज हो और हॉस्पिटल ना फंक्शन करें, क्योंकि इजराइल पहले दिन से बोल रहा है कि हम चाहते हैं कि पहले तो जो सिविलियंस है नॉर्थ गाजा से साउथ गाजा में जाएं, उनको जाने नहीं दे रहा हमास। और दूसरा ये है कि जो हॉस्पिटल है, स्कूल है, मॉस्क है, उसके नीचे जो हमास ने हेडक्वार्टर बना रखे हैं, लॉजिस्टिक बिल्डअप कर रखा है, और बार बार कह रहा है कि आप जो फ्यूल है वो सप्लाई करें, क्योंकि जैसे ही डीजल की सप्लाई होगी वो उसको मदद करेगी उसको चलाने के लिए जनरेटर, जो कि एक प्रकार आप टनल में रह सकते, और वो इजराइल नहीं होने दे रहा। ये एक प्रोपेगेंडा वार है, साइकोलॉजिकल वारफेयर से दिखा रहा है हमास कि वहाँ पर बिजली नहीं है तो इसलिए ऑपरेशन जो है वो नहीं कर पा रहे। मगर ये सच्चाई है कि जो हमास है वो हॉस्पिटलों का मिसयूज़ किया है, और इसके बावजूद भी इजराइल ने ये साफ सुथरे शब्दों में बोल दिया है, जो अल शिफा हॉस्पिटल जहाँ 60,000 से ज़्यादा लोग छुपे भी हुए हैं, कि हम इसको नहीं टारगेट करेंगे, किसी स्कूल को, किसी हॉस्पिटल को टारगेट नहीं करेंगे, बनिस्बत कि वहाँ पर जो हमास है उसने अपने हेडक्वार्टर भी बनाए हैं। तो ये सच्चाई है कि बड़े सिस्टमेटिकली इजराइल चल रहा है। इजराइल का मेन एम अब यही है कि किस प्रकार से होस्टेजेस को छुड़ाना, और मुझे लगता है ये मल्टी प्रोंग स्ट्रेटेजी है जो कतार में बैक चैनल डिप्लोमेसी, और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड है इजराइल का, वो कोई ना कोई ऐसा ऑपरेशन, और इसी के लिए स्पेशल ऑपरेशन भी इजराइल की ओर से चलाया जा रहा है। सर, बड़ी खबर है, अल शिफा अस्पताल के पास मिसाइल से हमला किया गया। रात भर इजरायली सेना ने मिसाइल यहां दागी है, तो आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे कैसे एक के बाद एक कई मिसाइलों से हमला किया गया है। और ये हमला कहां हुआ है? अल शिफा अस्पताल के ठीक पास। अभी देखिए, चर्चा हम कर ही रहे थे कि अस्पतालों पर भी हमले किए जा रहे हैं। ये देखिए, यही वो वीडियो है जब आपको दिखा रहे, एक्सक्लूसिव वीडियो है TV9 भारतवर्ष पर। अल शिफा अस्पताल के ठीक पास रॉकेट से हुआ है बड़ा अटैक।